कि हसीना वाजिद इस मुल्क को, बांग्लादेश को, वो एक उस तरफ लेके जा रही जहाँ आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन उसमें उनके साथ नहीं थी। जब वो फुल पावर में आ गई, उनका अलायंस इंडिया के साथ था। इंडिया के साथ मिलके ये हुआ कि उन्होंने सार्क को फिजल आउट कर दिया और एक रीजनल सब ग्रुप बनाने के इंतज़ार में या उस गेम प्लान का हिस्सा बन। देखिए, बुनियादी तौर पे अगर आप बांग्लादेश को देखें, अगर पूरा रीजनल डायनामिक्स देखें, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये एक कैटेगरी आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर डेंसा और आप देख रहे हैं ST TV। बांग्लादेश में जो हुआ है वो एक कहानी की तरह लगता है, रोलर कोस्टर की तरह लगता है कि एक इंतहाई पावरफुल सेटअप में ऊपर चलने वाली, लीड करने वाली वज़ीर आज़म जो है, उसको 45 मिनट का नोटिस दे के मुल्क से निकाल दिया गया। आखिरी तकरीर करने का भी उसको मौका नहीं दिया गया। और पीपल्स पावर है, अवामी ताकत है, लोगों की ताकत है। और इसमें एक और चीज़ भी है कि जिस सेंटीमेंट के ऊपर वो इतनी देर से हुकूमत कर रही थी, उस सेंटीमेंट के फिज़ल आउट होने में भी कोई टाइम नहीं लगा। थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं। हमारे साथ मौजूद है शफ़क़त मुनीर, जो रीजन को भी क्लोजली देखते रहते हैं, नेपाल और ये सारी चीज़ों में। शफ़क़त, वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या लेसन है इसमें पाकिस्तान के लिए और बाकी रीजन के लिए। देखिए, बुनियादी तौर पे अगर आप बांग्लादेश को देखें, अगर पूरा रीजनल डायनामिक्स देखें, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये एक कैटेगरी आती है। उसके बाद बाकी ममालिक एक सेकंड कैटेगरी में आते हैं। अब जब हमने देखा कि सार्क फिजल आउट हुआ, वो उस वक्त तक फिजल आउट नहीं हुआ था जब तक बांग्लादेश की हसीना वाजिद, जो वज़ीर आज़म जिनका आप नहीं बने। जब तक वो पावर को उन्होंने ग्रैब नहीं कर लिया था। जब वो फुल पावर में आ गई, उनका अलायंस इंडिया के साथ था। इंडिया के साथ मिलके ये हुआ कि उन्होंने सार्क को फिजल आउट कर दिया और एक रीजनल सब ग्रुप बनाने के इंतज़ार में या उस गेम प्लान का हिस्सा बन गई। उसके बाद क्या हुआ कि बांग्लादेश वॉज डिवाइडेड सिंस देन। जब हसीना वाजिद ने, वहाँ का जो सेंटिमेंट और मैंडेट है बांग्लादेश का, मैंने वहाँ के 3 नस्लों के लोगों से इंटरेक्ट किया अपने रीजनल रोल में। आपको पता है कि बहुत दफ़ा जाने का मौका मिला और लोगों से बात करें, जिसमें सीनियर लेवल के गवर्नमेंट ऑफिशल्स, मिनिस्टर्स और मीडिया के लोग और आम लोग, कारोबारी लोग, इन सब में 3 जनरेशन। एक वो जनरेशन जो हमसे पहले की बहुत सीनियर, जिन्होंने, जो पाकिस्तान, जॉइंट पाकिस्तान के टाइम के लोग थे। फिर एक वो जिन्होंने तकसीम के बाद जवान हुए और थोड़ा सा सीनियर हो गए। तीसरी नस्ल जो अब है, जिसके पास तारीख का कोई बैगेज नहीं है। इन तीनों नस्लों के साथ जब मैंने इंटरेक्ट किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हसीना वाजिद इस मुल्क को, बांग्लादेश को, वो एक उस तरफ लेके जा रही जहाँ आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन उसमें उनके साथ नहीं थी। आधी से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, मसलन एक तो वो उनके साथ नहीं थे जो ये जॉइंट पाकिस्तान के लोग। उनसे मैं मिला, उनके सेंटिमेंट को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुए थे। बल्कि एक बहुत सीनियर दोस्त से मुलाकात हुई जो ढाका में मेरी, एक सीनियर ग्रुप के। उन्होंने मुझे कहा कि देखें, ये एक तारीख का जबर था। इसमें आप ये ज़रूरी ना समझें कि तमाम बंगाली पाकिस्तान से अलग होना चाहते थे। वो एक तारीखी एक ऐसे अवामिल सामने आए, कोई इंटरनेशनल डायनामिक्स आ गई और उसमें भी आपको पता है इंडियन डायनामिक्स शामिल थी। अब तो बड़ा क्लियर हो गया। मुक्ति पानी, सोवियत यूनियन इन्वॉल्व था। ठीक है, वो सारी चीज़ें थी। अब उसी को अगर यहाँ ला के देखें तो वही तसलसल जो वहाँ से टूटा था, इन्होंने उसको जोड़ के फिर अगेन साउथ एशिया को डिवाइड करने में इंडिया का साथ दिया। इनका ये ख्याल था कि शायद मोदी बहुत पावरफुल है। अब उनकी पावर का भी अब अंदाजा लगा लें, वो अपने मुल्क में भी डाइल्यूट हो चुके हैं। आप उनकी हालत ये देख लें कि जो समझे जाते थे कि पता नहीं कितने पावरफुल हैं, अब यहाँ पे एकदम उसके सेंटिमेंट भी आए। क्योंकि जाहिर है कि देखें, वहाँ की जो फौज है वो सारी चीज़ को देख रही थी, क्योंकि जाहिर है उन्होंने एक डिफरेंट तरीके से, आपने देखा कि पहले बीच में फ़ौज में म्यूटनी भी हुई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और फ़ौज ततीर के अमल से गुजरते गुजरते फाइनली एक नई शेप इख्तियार कर गई। अब जो रीसेंट अपराइजिंग है, जो स्टूडेंट मूवमेंट है, आप ये देखें, ये कोई महंगाई के ख़िलाफ़ नहीं थी, पेट्रोल प्राइसेस के ख़िलाफ़ नहीं थी, ये एक कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ थी और एक वाज़ेह तौर पे एक मूवमेंट का हिस्सा बन गई।
अच्छा, अब उनके गवर्नेंस को देख लें थोड़ा सा। मैं ये सारे पैचेज इसलिए जोड़ रहा हूँ ताकि हम जब आगे एक नतीजे की तरफ निकलें तो थोड़ा सा ये बैकग्राउंड सारा पता होगा। अब जो गवर्नेंस बांग्लादेश में थी उसमें आप भी देखें कि वो इंडिया के साथ और चाइना के साथ साथ चल रही थी। चाइना को उन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल पार्टनर के तौर पे बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट, जैसा कि BRI की अगली लेग जो बर्मा के साथ मिलना था और वो साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करना था, उसमें वो जाहिर है कि बहुत बड़ी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट वहाँ भी होने जा रही थी। इंडिया को क्या किया कि इंडिया को उसने अपनी खास सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि शायद उनको इनसिक्योरिटी का एहसास था कि अगर मैं इस पॉलिटिक्स पे चल रही हूँ तो एक ना दिन लोग भी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह पे उन्होंने देखा जमा इस्लामी के लोगों को चुन चुन के उन्होंने अच्छा, प्राइम ये मिनिस्टर बताएं सजा दी। कि जो एक एक पाकिस्तान एक छोटा सा मैं वाइंड अप कर लूँ बस, छोटा सा, फिर उसका बात है। जी, अब उस पॉलिटिक्स के नतीजे में एक पोलराइजेशन हुई। हसीना वाजिद ने अपनी जो खालाज हैं उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, लंबी जेल कर दी। इलेक्शन हुए, इलेक्शन में जो ब्यूरोक्रेसी थी वो जाहिर है कि इंडियन अकेडमीज़ में ट्रेंड होना शुरू हो गई और उन्हें जाहिर है वहाँ जाते थे, पर्सन प्रिविलेजेस भी इंजॉय करते थे। तो अल्टीमेटली वो टिल्ट ये बना कि मोदी का इन्फ्लुएंस यहाँ बढ़ गया, मोदी दौरे कर रहा है, ये भी जा रहे हैं, तो एक तासुर मिला कि शायद बांग्लादेश अब इंडिया की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो उन एलिमेंट्स ने, और ज़ाहिर है वहाँ की फ़ौज भी, उन्होंने भी तजिया किया कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अगर आप ये समझें कि ये कोई 20-25-30 हज़ार स्टूडेंट या लोगों ने आके तख्ता उलट दिया, ऐसी बात भी नहीं है, सिंपल ऐसा नहीं है, क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल जब आ जाएं तब तो और एक बात होती है। ये कोई बहुत मिलियंस नहीं थे, लेकिन उनके साथ वहाँ की मसल्ह अफवाज ने वाज़े तौर पे कह दिया हम अपने अवाम के साथ हैं। यानी उन्होंने भी ये मैंडेट दे दिया लोगों को कि जी आप अगर ये करते हैं तो बिल्कुल आपको, हमारी तरफ से आपको प्रोटेक्शन है। वहाँ की अफवाज और अवाम, उन्होंने मिल के एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि यानी एक तो मैंडेट का चैलेंज हो चुका था, दूसरी बात है कि मुल्क के इंटरेस्ट की बजाय वो एक पड़ोसी मुल्क के इंटरेस्ट और सिक्योरिटी में चली गई थी। इस इनसिक्योरिटी की वजह से वहाँ पे मीडिया उनके खिलाफ था, बाकी सारे अगर अवामिल देखें। अच्छा, जो डेवलपमेंट हुई है, डेवलपमेंट भी देखें ना, जो चाइना के हवाले से डेवलपमेंट हुई वो अपनी जगह, उसके बाद जो इंडियंस आए उन्होंने बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया वहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं कि इकॉनमी भी थोड़ा, जाहिर है कि अगर वो टेक्सटाइल लगाएंगे, आके यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे, इंडियन इन्वेस्ट करेंगे, तो उसमें उन वहाँ पे एक बूस्ट होना शुरू हो गया, तो इकॉनमी आगे की तरफ ज़रूर गई है। लेकिन वो इकॉनमी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई नहीं थी। आप समझते हैं कि एक जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक खलिश सी थी या एक जो वेज थी उसमें बड़ी कमी आई है और रियलाइजेशन आई है कि एक्चुअली हम ही थे, क्योंकि मैं आज वो सुबह सुन रहा था एक जगह पे, वो बांग्लादेश में वो शहनाज बेगम के वो गाने वो लोग लगा रहे हैं जिसमें वो पाकिस्तान का बड़ा वो एक नहीं, आप ये देखें ना, प्रोटेस्ट में पाकिस्तान का झंडा लहराया गया, उसकी वजह क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ, 3 नस्लों की जो मैंने बात की ना, 3 नस्लों में मेरा अंदाज़ा ये था कि काफ़ी बड़ी मेजॉरिटी जो है अभी भी समझते हैं कि वो तारीख़ का जबर था, लेकिन वो एंटी पाकिस्तान नहीं थे। एक एलिमेंट ख़ास जो ना, जिनको वो शेख मुजीबर रहमान के हवाले से एक ट्यून अप करके एक बनाया गया, वो लोग हसीना वाजिद जो प्राइम मिनिस्टर उनके गिर्द रहे। लेकिन अब ये टूटने के बाद जो है, अब बहुत सारे में जैसे खालदा हैं, खाला ज़िया हैं, वो शुरू से बैलेंस चलती आई हैं। पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बड़े यानी गर्मजोशी के थे। इंडिया के साथ भी उनका बैलेंस ज़रूर था, लेकिन पाकिस्तान के साथ ज़रा ज़्यादा अच्छे ताल्लुक थे। अब आप ये देखें कि लोगों के साथ ट्रीटमेंट, जब मैं उन बेगम खालदा ज़िया के दौर में को देखता हूँ, ढाका, अपना ढाका जाना और वहाँ मूव करना, और इनके हसीना वाजिद, दोनों के दौर में फ़र्क था। पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट पे डिटेन करना, ये हसीना वाजिद के डेज थे। भाई वीज़ा दिया, हम आ रहे हैं। पाकिस्तान को अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी गर्मजोशी दिखा के तो नॉर्मलाइज हालात करके एक दूसरे को एम्ब्रेस कर लेना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अब ये सिचुएशन आएगी, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे भी अगर पॉलिसी देखें, पाकिस्तान अभी भी ये भी चाहता है कि सार्क भी रिवाइव हो, क्योंकि रीजनल जो प्रोटेक्शन, रीजनलिज्म है, या जो प्रोटेक्शन है इन द रीजन, रीजनल ट्रेड है या रीजनल कनेक्टिविटी है,
पाकिस्तान तो हमेशा इसको आप समझते हैं बड़ा एक ओवर आर्चिंग क्वेश्चन है जो मैं कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस के हवाले से, हो सकता है लगे आपको कि बड़ा प्रिपॉस्चियस हो के सोच रहे हो। आप समझते हैं कि बांग्लादेश के साथ किसी तरह की कॉन्फेडरेशन पाकिस्तान की बनने के चांसेस है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो 6 पॉइंट शेख मुजीब के थे, ये जो 18वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये तो उससे आगे है। अच्छा, मैं कन्फेडरेशन का तो शायद बहुत आगे, आप सही कह रहे हैं, बहुत आगे की बात है, लेकिन ये मुझे ज़रूर लगता है कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश एक इक्वेशन में आएंगे अब। और ये पहले से, चूँकि मैंने कोई बैकग्राउंड मैंने इंटरव्यू जो कुछ अपने बांग्लादेश के सीनियर प्रोफेसर दोस्त और जर्नलिस्ट उनसे किए, वो बिल्कुल इस पे कन्विंस थे कि ये तीनों मुल्क मिलके इस खत्ते से गुर्बत का खात्मा कर सकते हैं और इसमें बिल्कुल पोटेंशियल है मिलके चलने का। तो अब कम से कम ये चीज़ हो सकेगी। और इसके साथ ये कि अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के साथ जो पहले यानी इतने स्ट्रेंड रिलेशन थे, अब वो नॉर्मलाइज भी होंगे, ट्रेड भी शायद बढ़ेगा। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे करता हूँ, डायरेक्टली तो रिलेटेड नहीं है बट है भी किसी हद तक। बांग्लादेश से जो आगे आसाम लगता है वो है जिसे वो चिकन नेक कहते हैं इंडिया की, जो आगे उनकी स्टेट्स हैं जो अलग होती फिरती हैं इंडिया से, वो बांग्लादेश है। और वो कहते हैं कि इंसर्जेंसी जो है वो बांग्लादेश के सुंदरबन के जंगल से में वो लोग बैठे होते हैं जहाँ से वो जाके करते हैं। आप वो तो उधर है, साउथ में हो गया, और नॉर्थ में इधर आ जाएं तो लद्दाख और वो करने के, आप समझते हैं इससे इंडिया के लिए वो टेरिटरीज जो ज़बरदस्ती उन्होंने सब्जुगेट की हैं उन पे अपनी ग्रिप कायम रखना थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि अब इंडिया की अपनी ग्रिप जो है ना काफ़ी, ये मैं कोई वीक हो जाए। हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा। मोदी का अपना कमज़ोर होना, फिर ये जो बांग्लादेश में हुआ है, यानी मोदी का अगर रीजन में कुछ सबसे बड़ा अलाई था तो बांग्लादेश था, अब वो नहीं रहा। इसका मतलब है पूरे साउथ एशिया में, अगर चाइना को भी, साउथ एशिया नहीं बट चाइना को हम प्लस कर लें इस खत्ते के हवाले से, तो इंडिया के लिए बहुत सारा सिक्योरिटी का इशू पैदा हो गया। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त बड़े परेशान है वो। परेशान है और अपने सिक्योरिटी एडवाइजर्स को बुला लिया। आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, लंबा हो रहा है ये बात करने। डू यू थिंक कि आपको लगता है कि अमेरिकन ग्रिप जो है रीजन में वो कमज़ोर पड़ रही है? मैं उसकी वजह बता रहा हूँ, मतलब मैं सवाल करने के रैशनल आपके सामने। अमेरिकन वो एक लफ्ज़ बोलते हैं डाइम, जिसे वो कहते हैं डिप्लोमेसी, इंफॉर्मेशन, इकोनॉमी और मिलिट्री। तो ये तो इंफॉर्मेशन और डिप्लोमेसी तो पीछे रहेगी, इकोनॉमी भी पीछे रहेगी, ये तो मिलिट्री लेवल के ऊपर आके एक तरह से अभी आप देखें किक आउट कर दिया गया। बिल्कुल मैं आई एग्री विद यू, बट मेरा आर्गुमेंट ये है कि चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने क्वाड बनाया, फेल हो गया, जिसमें इंडिया शामिल था, गई नहीं। ठीक है, वो शामिल होने मतलब के बावजूद कुछ नहीं बना, क्योंकि कोरिया और जापान जो है ना वो तैयार नहीं है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आने के लिए, बाकी वो रह गया। फिर उसके बाद और कई इंडो पैसिफिक बनाया, वो नहीं चल रहा। तो तकिया किस पे था? इंडिया पे था। इसीलिए अमेरिकन ने इंडियन को के ऊपर हाथ रखा, मोदी के ऊपर, लेकिन अब वो फिजल आउट हो गया, यानी जो जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तो अब जो इस वक्त तो ना, मैं समझता हूँ कि भारत के इलेक्शन से पहले शायद लगता ये था कि मोदी और कोई बड़ा मर्ज होकर सामने आएगा, लेकिन ये कि लोगों ने, इंडिया में भी लोगों ने रियलाइज़ कर लिया कि ये आइसोलेट कर रहा है। पहली बात है कि खुद इंडियन सोसाइटी के लिए वो नुकसानदेह साबित हो रहा था। पोलराइजेशन, कहीं मुसलमानों के ख़िलाफ़, कहीं क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़, ये जो सारा हिंदुआता का जो पूरी थ्योरी थी, उससे उसको भी नुकसान हुआ। और उसके कमज़ोर होने से रीजन में बांग्लादेश में जो हुआ और मोदी का, आप समझते हैं कि जो एक्सट्रीम राइट सेंटीमेंट था, जो कि मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान में मैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों को शामिल कर रहा हूँ, जो पार्टीशन से पहले का था, ये एक्सट्रीम राइट का सेंटीमेंट जो है ये एलियन है। यहाँ पे एलियन था, लोग बड़े सेकुलर सोचते थे, वो जो एक्सट्रीम बाहर से हुआ मिलिटेंसी हुई, वो एक्सट्रीम राइट सेंटीमेंट में कमी आएगी। आप ओवरऑल अगर साउथ एशिया की डायनामिक्स देखें ना, साउथ एशियंस आर लिबरल, साउथ एशियन बाय मिजाज अगर कहें ना, दे आर डेमोक्रेट, ठीक है। ये साउथ एशिया की महक पूरी यानी जितने भी है ना, देखें नेपाल में किंगशिप थी, इसके बावजूद लोग जो थे ना वो डेमोक्रेट थे, उन्होंने किंग फारिग किया। यानी वाहिद जो अब एक मुल्क है जो अपने थिम्पू में किंग है, लेकिन वो नॉमिनल सा किंग है, यानी वो बेचारे की डीसी जितनी भी पावर्स नहीं है, और वो बड़े सिंपल लोग हैं। मैं उनके उससे किंग से भी मिला,
उनके प्राइम मिनिस्टर से मिला भूटान के, वे दे वेरी सिंपल पीपल, यानी बड़ी पावर भी नहीं है जाहिर है, लेकिन जो डायनामिक्स है साउथ एशिया की वो सारे डेमोक्रेट हैं। आप श्रीलंका में चले जाएं, जो मेजर पावर्स हैं, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अब शामिल, ऑल आर डेमोक्रेटिक माइंड वाइज और थॉट वाइज। लेकिन जो ये एक्सट्रीमिज्म है, एक्सट्रीमिज्म कहीं ना कहीं शायद इम्प्लांट किया जाता है। हमारे अंदर भी इम्प्लांट किया गया, इंडिया में उसके हिंदुत्व इम्प्लांट किया जा रहा था जो कि फिजल आउट हो गया। तो इस तरह बाकी नेपाल में आपको बड़ा लिबरल नज़र आएगा, श्रीलंका में आप चले जाएं आपको कोई बहुत ज़्यादा स्वाय, अब थोड़े से जो राइट्स हुए थे वो भी इम्प्लांट थे। तो ओवरऑल साउथ एशिया जो है वो डेमोक्रेट एंड लिबरल है। दैट्स वाई उनकी डेस्टिनी में अब आगे मुझे ये लग रहा है कि ये जो फिर तजर्बात अब नाकाम हो रहे हैं ना पॉपुलिज्म के, राइटिज्म के, उसके बाद मुझे ये लगता है कि साउथ एशिया अपने ओरिजिन की तरफ जब आएगा तो इट विल बी ए हार्मोनियस एंड पीसफुल रीजन। बहुत बहुत शुक्रिया। सो बॉटम लाइन ये हुई कि ये जो बांग्लादेश में हुआ है, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर साउथ एशिया, और जो एक एलियन एक कन्फ्रंट्रेशन थी उससे शायद कुछ रिस्पाइट अब मिल सके सबको इस रीजन में। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।